जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। कैसे सभी, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। आप लोगों ने अभ्यास सीरीज की 22 क्लासेस पूरी कर ली हैं और कैसी लगी आपको क्लास, जरूर आप कमेंट में बताएंगे। 22 क्लास का मतलब देखिए सिंपल हो जाता है कि आपने लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच चुके हैं। इस सीरीज के लगातार बढ़ते हुए आपके क्वेश्चन नंबर बढ़ते चले जाने हैं। आप लगातार सीरीज को करते रहेंगे और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी अभ्यास सीरीज की। कौन सी क्लास भाई? 23वीं क्लास, 23rd क्लास आपकी आज रहेगी। आप सभी जानते हैं, लगातार मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि अभ्यास सीरीज के अंदर आप लोग कर रहे हैं जीएस या आपके सामान्य अध्ययन के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार आने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन है भैया? ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास की सीरीज में हम आगे बढ़ के चल रहे थे। क्या है हमारे सामने क्वेश्चन? जब फोटो हमारे सामने कुतुब मीनार का है तो क्वेश्चन भी कुतुब मीनार का ही हो सकता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो बहुत ही अच्छा, जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए याद करेंगे आप लोग कि जो इसका निर्माण पूरा कराया गया वो किसने कराया। देखिए आपको बताऊं मैं, इसकी नींव को लेकर के अगर क्वेश्चन आए, क्या बोला मैंने? अगर इसकी नींव को लेकर के क्वेश्चन आए तो आप आंसर लगाएंगे इल्तुतमिश, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक। और जहां बात आ जाए निर्माण पूरा कराने की तो आप याद रखेंगे इल्तुतमिश। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दिल्ली का सुल्तान बना वो था आपका इल्तुतमिश, जिसके द्वारा इसका कार्य पूरा कराया गया। या कहते हैं कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। लेकिन उसकी नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। सभी याद रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, कुतुब मीनार की, तो देखिए कहां पर स्थित है आप सभी को पता है। कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली में एक जगह पड़ती है मेहरौली, जहां पर यह स्थित है, सभी याद रखिएगा। दिल्ली की मेहरौली में स्थित है क्या आपका कुतुब मीनार। कुछ क्वेश्चन इसके डायग्राम से भी है, ध्यान देंगे कुतुब मीनार की खासियत पर। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि इसकी हाइट कितनी है, तो याद रखेंगे 237.8 फीट। अगर पूछे कि शीर्ष पर इसका डायमीटर है लगभग 9 फीट का, जबकि जमीन पर या नींव पर इसका डायमीटर है 46.9 फीट का, 46.9 फीट का इसका डायमीटर है। यहाँ पर बात करें 3 मंजिल या 4 मंजिल या 5 मंजिल, तो देखिए ये 5 मंजिल का बना हुआ है। सभी याद रखें, पूरा का पूरा लाल पत्थर का है। और सबसे रोचक बात, इसके अंदर सीढ़ियां भी हैं। पहले इस पर ऊपर चढ़ा करते थे, लेकिन समय के साथ इस पर ऊपर चढ़ना बंद करा दिया गया जनता के लिए। आज की अगर इसकी बात की जाए, इस पर नंबर ऑफ सीढ़ी की बात की जाए, तो सभी अच्छे से याद रखेंगे भाई ध्यान से। क्या है इसका कि इसके अंदर है 379 सीढ़ियां टोटल। इसके अंदर वाले हिस्से में इस तरीके से चढ़ते थे, ऊपर से पूरी दिल्ली का नजारा देखते थे। अब ये बंद हो गया, ठीक है, सभी याद रखेंगे। तो इसका निर्माण शुरू कराया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन निर्माण को पूरा कराया किसने था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। और ये दोनों किस वंश के शासक थे? तो देखिए दोनों के दोनों गुलाम वंश के शासक थे। किसके? दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश के शासक थे, जिसने गुलाम वंश ने आपका 1206 से लेकर के और 1290 एडी या ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था, 1206 से 1290 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? कह रहा है इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में या पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया। क्वेश्चन आता है कि जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी आपकी 1526 में, इसमें जो इब्राहिम लोदी था उसको किसने मारा था? तो मैं आपको बता दूं, 1526 के अंदर जब ये लड़ाई हुई थी पानीपत की पहली, तो इस लड़ाई को लड़ा गया था बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक माने इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है भाई, इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ये पानीपत का पहला युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। सिंपली बात याद रखें, और बाबर इस युद्ध को जीत गया। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था, मैं आपको बता दूं, स्टार लगा के आप लिख लीजिएगा, एकमात्र ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का। कहां का? दिल्ली सल्तनत का, जो युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है भाई, लगभग 30 से 35 राजा या सुल्तान या बादशाह हुए दिल्ली सल्तनत में, जिनमें से इब्राहिम लोदी एकमात्र था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ये भी आप याद रखेंगे। और युद्ध भूमि भी कौन सी थी? 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई, जो हुई थी किस किस के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि सिकंदर लोदी किस नाम से अपनी कविताओं की रचना किया करता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत के अंदर आपका लोदी डायनेस्टी के अंदर सिकंदर लोदी हो
या मुगल वंश के अंदर मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय हो। ये दोनों के दोनों कविताएं लिखते थे, लेकिन ये अपने अलग एक नाम से या काल्पनिक नाम से ये कविताएं लिखते थे। और उस काल्पनिक नाम क्या था? तो देखिए, सिकंदर लोदी जो था वो लिखता था कविताएं किसके नाम पे? गुलरुखी के नाम से। किसके नाम से? गुलरुखी के नाम से। साथ ही साथ क्वेश्चन और भी आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? सिकंदर लोदी किस वंश का था? तो देखिए मैं आपको बता दूं, सिकंदर लोदी लोदी वंश का था। साथ ही अगर आपसे पूछे सिकंदर लोदी ने मेन क्वेश्चन आता है कि कब से कब तक राज किया या कब से कब तक इसकी टाइमिंग रही थी, तो लगभग 1479 से इसकी टाइमिंग शुरू होती है, जो शुरू हुई जाकर के 1517 में, है ना, ये इसका समय रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी लाइफ से बना 1504 को लेकर के। वर्ष 1504 में इसने एक शहर की स्थापना की थी जिसको आज आगरा के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी 1504 में। ठीक है भाई, याद रखें, जो आगे चलकर मुगलों की राजधानी बनी, है ना, बहुत बड़ा इतिहास उत्तर प्रदेश का जुड़ता है आगरा के साथ, तो याद रखें इसकी स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल वंश का अंतिम शासक था, वो अपनी कविताएं या अपनी जो शायरी लिखता था वो लिखता था किसके नाम से? जफर के नाम से। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मैं आपको बता दूं, लोधी वंश में 3 मुख्य शासक हुए। एक का नाम था बहलोल लोधी जिसने स्थापना की थी। दूसरे का नाम अभी आप पढ़ के आए जिसका नाम था सिकंदर लोधी। और तीसरे का नाम आपने बिल्कुल पढ़ा था, बस थोड़ा याद नहीं आ रहा, पानीपत के तीसरे युद्ध में हारने वाला, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। तो जाहिर सी बात है इन 3 शासकों में जो अंतिम शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। याद रखेंगे सभी। इसके शासन काल से अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा 1517 में इसका शासनकाल शुरू हुआ था और 1526 में पानीपत के युद्ध के साथ इब्राहिम लोधी का शासनकाल खत्म हो गया। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी। इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा मारा गया था पानीपत के पहले युद्ध में। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? कहता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? है ना भाई, देखिए मैं आपको बता दूं, सिंपली आप याद रखेंगे। जैसे मैं आपको बात करूं, एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, आप सभी याद कर सकते हो। उसे हम याद करते हैं किससे? गुड़ खा तसले में, है ना, और काम बन जाएगा हमारा। कैसे? गुड़ से आ जाएगा हमारा गुलाम। कौन सा वंश? गुलाम वंश। देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा गुलाम वंश, है ना भाई। खा से हो जाएगा खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। ता से हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। स से हो जाएगा सैयद वंश जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे, सैयद वंश। और ला से लास्ट हमारा अभी आप पढ़ के आए लोधी वंश। ये 5 वंश जो हैं आपके, या 5 डायनेस्टी हैं, इन्होंने कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत वसाई या दिल्ली सल्तनत की पर राज किया था, दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है भाई, और दिल्ली सल्तनत पर जो राज किया था वो 1206 से इनका राज शुरू हुआ और 1526 में बाबर के द्वारा इस राज को खत्म किया गया था। तो सिंपली अगर मैं बात करूं सैयद वंश के बारे में, तो आप जरूर याद रखेंगे कि सैयद वंश की स्थापना की गई थी खिज्र खां के द्वारा। किसके द्वारा? खिज्र खां के द्वारा, जिसको नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? एक मंगोल शासक तैमूर के द्वारा इसे नियुक्त किया गया था। एक्चुअल में डरता था किससे? तैमूर से। तो तैमूर ने अपना सेनापति बना के इसको भारत में स्थापित किया था और इसने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है भाई, याद रहेगा सभी के। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तो आइए इस क्वेश्चन को पिछली स्लाइड में कर लेते हैं, आप लोग बड़े आराम से बता पाएंगे। देखिए, पहला आया गुलाम वंश, दूसरा आया खिलजी वंश, तीसरा आया तुगलक वंश, चौथा आया हमारा सैयद, और 5वां आया हमारे पास लोधी वंश। आइए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा बताओ भाई तुगलक के बाद। तो आइए लीजिए, मैं वापस लाऊंगा, मजा आ रहा है ना, आराम से। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए, तो तुगलक के बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है हमारी कौन सी? सा मतलब कि सैयद वंश। तो सिंपली आंसर हमारा हो जाएगा सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक के बाद स्थापना की गई सैयद वंश की, जिन्होंने राज 1414 में शुरू किया था और लगभग कितना 1489 के आसपास इनका शासन रहा था। ठीक है भाई, या नहीं थोड़ा गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्षमा आप कर देते हैं आराम से मुझे। ठीक है, तो याद रखेंगे 1451 के आसपास इन्होंने राज किया था।
ये सैयद वंश की टाइमिंग दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तोता हिंद कहा जाता है? देखिए आप सभी याद रखेंगे, तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध थे कौन? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो, जिनका जन्म बार बार आपसे पेपर में पूछा गया, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। कहां हुआ था? पटियाली गांव में, है ना भाई, कहां हुआ था? पटियाली गांव में। कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? देके जरूर बताएं, अगर पसंद आती है तो जरूर लाइक करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, यदि आप अपने अभ्यास को आगे नहीं बढ़ाते हैं, आप कितने भी बेसिक को क्लियर कर लीजिए, कितना भी आप लगातार नोट्स को पढ़ते रहिए, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस को नहीं करोगे तब तक देखिए रिवीजन जीएस का नहीं हो सकता। जीएस को याद करने का बेस्ट तरीका होता है, पहले आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद लगातार अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए। लगातार प्रैक्टिस, लगातार क्वेश्चंस, मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगातार आगे बढ़ाएंगे। याद रखना, एक बड़ी अच्छी लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको परफेक्शन की तरफ आपकी प्रैक्टिस ही लेकर जाएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था, है ना भाई। और साथ ही बात करूं ये किसके दरबार में थे, तो याद रखिएगा ये दरबार में थे किसके? आपके अलाउद्दीन खिलजी के। किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ठीक है, याद रखें, दरबारी कभी थे उनके, याद रखना उसके, उनके तो खैर क्या कहूंगा इनको, आप जानते हैं। चलिए, टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करूंगा, बढ़िया। याद रखना, देखिए अगर टोपरा की बात करेगा तो टोपरा एक्चुअल में आज की जगह आप जानते होंगे हरियाणा के अंदर एक जिला है अंबाला जिला, सुना होगा आप लोगों ने। अंबाला, अंबाला के अंदर एक शहर पड़ता है टोपरा। और मेरठ आप जानते हैं सभी कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ। ठीक है भाई तो उत्तर प्रदेश, और यहां से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दो अशोक के स्तंभ विस्थापित किए गए, और इन्हें स्थापित किया गया कहां ले जाकर के? दिल्ली ले जाकर के। ठीक है भाई, कहां पर स्थापित कर दिया गया? दिल्ली। एक तो टोपरा और एक आपका मेरठ के दो स्तंभ थे, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा स्थापित। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखेंगे, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। कई बार क्वेश्चन आए हुए पेपर में। देखिए मैं आपको बता दूं, जिसे यहाँ दौलताबाद कहा जा रहा है, याद रखिएगा, इसी का नाम देवगिरी है। क्या है इसका नाम? देवगिरी, जो पड़ता है कहां पर? आपका महाराष्ट्र के अंदर। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, तुगलक वंश के अंदर जब राज था मोहम्मद बिन तुगलक का, किसका राज था? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो सिंपल सी बात होती है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये राजधानी चेंज की गई थी। क्यों की गई थी उसका रीजन समझिएगा। तो लगभग 1329 के आसपास उत्तर और दक्षिण से होने वाले जो भी विद्रोह थे, उत्तर भारत से और दक्षिण भारत में जितने भी विद्रोह इसके समय पर हो रहे थे, इन दोनों को दबाने के लिए बेचारा क्या बैठा कि एक काम करते हैं, दिल्ली से दौलताबाद चलते हैं, माने थोड़ा साउथ की तरफ, मध्य भारत की तरफ चलते हैं, और दिल्ली से राजधानी ले गया दौलताबाद। लेकिन बेचारा परेशान इतना था कि ले जाने में इतना समय नहीं लगा जितने समय के अंदर इसको बेचारे को वहां से वापस दिल्ली आना पड़ा। ये बहुत बड़ा ही एक सेटबैक था इसके लिए, बहुत बड़ा एक, कहते हैं एक तरीके से बड़ा ही बेकार डिसीजन एक तरीके से मान लीजिएगा, इसकी तरफ से किया गया था। 1329 में राजधानी ट्रांसफर की गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बेचारे ने 5 काम ऐसे किए थे, पांचों के पांचों ही मट्टी पलीत करा गए इसकी, और कुछ नहीं हुआ। बेचारा रड़कता रड़कता, कहते हैं ना, रपटता रपटता मर और गया। ऐसे ऐसे काम कर रहा बेचारा, करे तो अच्छे के लिए, हो जाए बुरे के लिए, ऐसी जिंदगी रही थी मोहम्मद बिन तुगलक की। चलिएगा करते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? मैं आपको बता दूं, देखिए दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले मुख्यतः कौन थे? सब मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम थे, लगभग अरब के हिस्से से आए हुए थे, अरब के हिस्से से आए हुए थे। लेकिन इनकी भाषा अरबी ना होकर के इनकी भाषा थी फारसी। जो इनके दरबार में मुख्यतः यूज होती थी वो फारसी भाषा थी। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, इनकी दरबारी भाषा क्या थी? फारसी, पर्सियन। चलिए अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो देखिए मैं आपको बता दूं, बाबर ने सबसे पहले पानीपत, पानी, फिर खानवा मतलब खाना, क्या दूंगा? खानवा, फिर चंदेरी का युद्ध, और फिर घाघरा नदी या घाघरा का युद्ध कहते हैं इसे, घाघरा का युद्ध लड़ा।
और सारे के सारे युद्ध इसके लड़े गए थे 1526, 1527, 1528 और 1529 में। सिंपल सा याद कर सकते हैं, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया याद रहेगा आपके। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। तो सिंपली अगर देखें तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1527 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। किसके खिलाफ था, तो एक राजपूत शासक थे जिनका नाम था राणा सांगा, याद रखेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताऊं तो खानवा स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना उत्तर प्रदेश के, किसके, उत्तर प्रदेश के जिले, एक जिला है उत्तर प्रदेश का जिसे आप बड़े प्यार से जानते हैं आगरा के नाम से। आगरा के ही निकट ये शहर बसा हुआ था खानवा के नाम से, जहाँ पे युद्ध हुआ था राणा सांगा और किसके बीच में, बाबर के बीच में। अच्छा क्वेश्चन एक और है, इसी युद्ध में बाबर ने किसका नारा दिया था, तो इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, पड़ोसी जनता को मारने के लिए जिहाद का नारा दिया था। इसकी जनता का, इसकी सेना का मोरल मरा हुआ था, बिल्कुल सेना थकी पड़ी थी, परेशान थी। इसने बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी, हम ये करेंगे वो करेंगे, मुजाहिदीनों को मारना है, काफिरों को मारना है, इसे जिहाद कहते हैं। इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया अपनी सेना को कि बस सेना चढ़ बैठी किसके ऊपर, राणा सांगा के ऊपर। और चंद सेना ने, कहते हैं थोड़ी सी सेना नहीं, राणा सांगा की, या कहते हैं राणा सांगा जो राजा थे उनकी साथ सेना को हरा दिया था। तो जिहाद का नारा इसने दिया था, किसमें भी, खानवा के युद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, मैं आपको बता दूं, देखिए तुजुक ए बाबरी जो है वो बाबर की आत्मकथा है, याद रखिएगा सभी। ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, बाबर की आत्मकथा है ना भाई, ऑटोबायोग्राफी। और इसको लिखा गया तुर्की लैंग्वेज में, किसके, टर्किश लैंग्वेज में से लिखा गया है। ये खुद ने लिखी थी बाबर ने, क्या किस नाम से, तुजुक ए बाबरी के नाम से, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति जो लगाई थी वो सबसे पहले कहाँ लगाई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैं आपको बता दूं, देखिए युद्ध की एक नीति होती थी जिसे तुलगमा युद्ध नीति कहते थे। होता कुछ नहीं था, एक नदी के किनारे जस्ट पैरेलल एक खाई खोदो और पड़ोसी सेना को एक बिल्कुल वी शेप में फांसो। आधी सेना झील में, इसमें खाई में मरेगी, आधी सेना इसमें पानी में मरेगी, आधी को हम सामने से मार देंगे। हमारे पास अगर कम सेना है तो दूर तक सेना खड़ी रहेगी, वी शेप में लगेगा, ज्यादा सेना है। इसको तुलगमा युद्ध नीति कहा गया था और इसको यूज किया गया था बाबर के द्वारा पानीपत के पहले युद्ध में। जो युद्ध कब लड़ा गया था भाई, 1526 में लड़ा गया था। किसके खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इसी को कहते हैं तुलगमा युद्ध नीति। और एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि इस युद्ध में इसने कौन सी तोप नीति लगाई थी, तो याद रखना इसने उस्मानी तोप नीति लगाई थी, उस्मानी तोप नीति, है ना भाई, उस्मानी तोप नीति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन, आगे आंसर आपका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने किस युद्ध में को जीतने के लिए कलंदर, या जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की, तो मैं आपको बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। देखिए पानीपत का युद्ध जीतने के बाद 1526 में बाबर ने क्या किया, ये वापस गया काबुल। कहाँ गया, ये काबुल गया। और काबुल में जाकर के काबुल की जनता को, क्योंकि इनका तो रहने वाला था, जनता को इसने चांदी और साथ में किसके, सोने के सिक्के बांटे, सोने के सिक्के बांटे। और बांटने के बाद इसने उपाधि धारण कर ली थी, किसकी, कलंदर की उपाधि। तो कह सकते हैं कि पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इसने उपाधि धारण की थी, किसकी भाई, कलंदर की उपाधि धारण की थी, याद रहेगा सभी। तो कलंदर की उपाधि धारण की है कब, पानीपत का युद्ध। और कहां पर सोने के सिक्के बांटे थे, चांदी के सिक्के, काबुल के अंदर जाकर के, है ना भाई। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन रहेगा इसका। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है। देखिए मध्यकाल के मकबरे आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, हुमायूं का मकबरा वो दिल्ली के अंदर स्थित है। कहां पर है, दिल्ली में, याद रखेंगे सभी। जिसको किसके द्वारा, इसकी पत्नी के द्वारा, किसकी, इसकी पत्नी के द्वारा इसे बनवाया गया था, पत्नी के द्वारा। कमेंट में बताएंगे इसकी पत्नी का नाम क्या था। चलिए देखते कौन बताता है मुझे कि हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था। आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट में बताएंगे। और कैसी लगी क्लास आप जरूर बताएंगे। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभ्यास सीरीज आपके लिए सबसे कारगर सिद्ध होने वाली है, इस बात की मेरी गारंटी रहेगी। देखना आप जरूर कहेंगे कि हाँ अभ्यास सीरीज कहीं ना कहीं काम आई, इंपॉर्टेंट रहेगी और जरूर काम आएगी आप सभी के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में अभ्यास सीरीज के इसी लगातार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।